क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी जेनेटिक्स, विज्ञान की एक शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के लक्षणों के वंशागति एवं विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ एक शब्द आया है वंशागति। वंशागति होती है सजीवों के लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, कहलाता है वंशागति। एक दूसरा शब्द आया है विभिन्नता। विभिन्नता वेरिएशन। वंशागति को कह सकते हो आप हेरिडिटी, और आप इसको कह सकते हो आनुवांशिकता। अब देखो, दिखने में तो ये दोनों शब्द आनुवांशिकी और आनुवांशिकता दोनों सेम से दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों क्या है, अलग अलग है। आनुवांशिकता, हेरिडिटी और जेनेटिक्स बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि हेरिडिटी आनुवांशिकता होती है सजीवों के लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, जबकि आनुवांशिकी जेनेटिक्स होती है वंशागति यानी लक्षणों का संचरण और उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता, दोनों का अध्ययन करना कहलाता है वंशागति। दोनों का अध्ययन करना कहलाता है आनुवांशिकी। अर्थात आनुवांशिकी में हम वंशागति और विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं। वंशागति शब्द जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था स्पेंसर द्वारा। वंशागति शब्द को दिया था स्पेंसर ने 1863 में। स्पेंसर ने 1863 में वंशागति शब्द दिया था स्पेंसर ने 1863 में। जेनेटिक्स शब्द जो सबसे पहले दिया गया था वो दिया गया था बेटसन द्वारा। बेटसन ने 1905 में जेनेटिक्स शब्द दिया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आधुनिक अनुवांशिकी का पिता। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है बेटसन को, जबकि अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन, यदि क्वेश्चन आए सिर्फ कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं तो हमारा आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। यदि क्वेश्चन हो कि आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं तो हमारा आंसर होगा बेटसन। अब हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की। ये क्या थे, चर्च के पादरी। ब्रून शहर की एक चर्च थी, उसके लिए पादरी बने 1843 में। 1843 में जब ये पादरी बने तो उनकी जो फोटोग्राफ उसमें मटर के प्लांट थे, वो जो मटर था उसका नाम है गार्डन की बाइसम सटाइलो। 1856 से लेकर 1863 इन्होंने अपने प्रयोग किए। 1856 से 1863 के मध्य यानी कि 7 वर्ष तक इन्होंने अपने प्रयोग किए। उसके बाद में इन्होंने अपने प्रयोगों को वहीं के ब्रून शहर की एक शोध पत्रिका में प्रस्तुत किया। वहां पर एक सोसाइटी थी, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। 1865 में इन्होंने अपना शोध पत्र दिया। इसने जब इनको देखा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट से जो उनको प्रभावित लगे, तो इन्होंने 1866 में अपनी उसी पत्रिका में इनके प्रयोगों को पादपों पर संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया। अर्थात द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन प्लांट्स। 1866 में इन्होंने उस पर वो एनुअल पत्रिका में छपे। उसके बाद जो इन्होंने 35 वर्षों तक इनके जो प्रयोग थे उनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि उस समय क्या था कि लोग भौतिक फिजिक्स की जो रिसर्च हो रही थी आइंस्टाइन की और वो फोटो हमारी, इस वजह से लोगों का ध्यान उसकी तरफ था। तो मेंडल के जो प्रयोग थे वो इतने ज्यादा रूटीन में नहीं आए। इस वजह से 35 वर्षों के बाद में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग जगह पर कार्य किया, जैसे ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल लोरेंज और वॉन सेलिमान। कौन कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल लोरेंज
लेकिन अलग अलग जगह पर कार्य करते हुए जब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट देखे तो इन्होंने देखा कि भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है ये पहले से किए जा चुके हैं और ये मेंडल के हैं। तो जो मेंडल के नियम थे उन नियमों को ही इनकी उन नियमों की पुनर्खोज की थी तीनों साइंटिस्ट ने, ह्यूगो डे व्रिज, कार्ल लोरेंत्ज और वॉन सेगमान। मेंडल के जो प्रयोग थे वो मटर के पौधे पर उन्होंने किए थे। इनके प्रयोगों को ही कहा जाता है मेंडलवाद। मेंडल के प्रयोगों को अब इन्होंने जो मटर का पौधा लिया था उसकी भी खासियत थी। क्या मटर का पौधा जो इन्होंने लिया था वो क्या 1 वर्षीय पादप था। तो 1 वर्षीय पादप होने के कारण 1 वर्ष में 1 पीढ़ी का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। तो जब 1 पीढ़ी का अध्ययन कर लेंगे तो 7 वर्षों तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, 7 वर्षों में 7 पीढ़ी का अध्ययन कर लिया, अर्थात कम समय में ही ज्यादा पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया, जिससे कि इन्होंने आसानी से वो जो डाटा एनालिसिस थे वो एकदम सटीक थे इनके। और ये जो मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी पादप होता है, अर्थात इसमें स्वयं परागण आसानी से हो जाता है, जिससे कि प्योर लाइन आसानी से शुद्ध वंशक्रम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में इन्होंने इमस्कुलेशन द्वारा डिपोषण क्रिया द्वारा अर्थात उसके केसर हटा ली और फिर कृत्रिम परागण भी करवाया जा सकता है। इन्होंने जो प्रयोग करवाए थे वो 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पौधे के। उसके बाद में हम इसके मेंडल के नियम पढ़ने से पहले कुछ शब्दावली पढ़ेंगे, जैसे जीन, एक शब्द आया था जीन, एलीन, ये जो शब्द जिनका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे जब नियम पढ़ेंगे। परीक्षण संकरण, जीन क्या होती है? जीन किसी भी एक सजीव के किसी एक लक्षण को प्रकट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक जीन होती है, यानी एक लक्षण का नियंत्रित करती है। ये किस पर पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। एक जीन का स्वरूप, 2 जीनों का स्वरूप जो मिलकर क्या कहलाता है? अलील कहलाता है। तो अलील 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है समयुग्मजी और एक होता है विषमयुग्मजी। समयुग्मजी में जीनों की जो प्रारूप होता है वो समान होता है, जबकि विषमयुग्मजी में क्या होता है? अलग अलग होता है। समयुग्मजी यानी कि जैसे हम मान लें पादप की लंबाई के लिए कैपिटल टी क्या होता है? लंबवतंश होता है। स्मॉल टी क्या होता है? गोनापादप होता है। विषमयुग्मजी में जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। एक शब्द आएगा फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप, यानी ऐसे लक्षण जो हमें पादप को बाह्य रूप से दिखाई देते हैं। जैसे पादप लंबा है तो हमें बाहर से दिखाई देगा कि पादप लंबा है या गोला। फिनोटाइप है कि जो पादप बाहर से या कोई भी सजीव बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है उसके लक्षण को देखकर उसका अनुपात देना क्या कहलाता है? फिनोटाइप। जैसे एफएमपीटी, इसकी जो प्रभावी एफएमपीटी आती है उस एफएमपीटी का अनुपात आता है हमारे पास कैपिटल डी स्मॉल टी। ये क्या है? प्रभावी पीटी। लेकिन जब लास्ट में करेंगे एफ2पीटी में आएगा कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसमें क्या हुआ? इसमें ये जो दोनों पादप है जिसमें कैपिटल टी आ रहा है, ये दोनों एक समान दिखाई देंगे पादप। ये पादप भी लंबा दिखाई देगा, ये पादप भी लंबा दिखाई देगा। यहाँ पर कैपिटल टी तो भी ये पादप लंबाई दिखाई देता और ये पादप भी लंबाई दिखाई। अब इनकी जीनोटाइप समान ही है लेकिन फिर भी पादप बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है? लंबा दिखाई दे रहा है। अर्थात इसका फिनोटाइप हम लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2 अनुपात 1 लिखेंगे। और लक्षण प्रारूप एक होता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप होता है पौधों में जीन की व्यवस्था, यानी जीन का अनुपात कहलाता है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में हम देखेंगे कि जैसे 3 अनुपात, जैसे 1 अनुपात 2 अनुपात 1, अर्थात पौधों के जीनों का प्रारूप कैसा है। तो आज हमने इसमें पढ़ा कुछ इस आनुवंशिकी का सामान्य परिचय, मेंडल का सामान्य परिचय और मटर के पादप के बारे में और कुछ इसकी शब्दावली। इसके अब हम अगली क्लास में मिलेंगे मेंडल के नियमों के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत चैनल को कमेंट करके बताइए कि भाई आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम आई हो या कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।